हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है वो मैं अपने सेल्फ नोट से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जो मैंने खुद से बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री के। क्योंकि बहुत से बच्चे के कमेंट जो है वो इस तरीके से आ रहे थे कि मैम हम लोगों को अपने सेल्फ नोट से पढ़ाइए। तो एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। अगर आपको इससे समझ नहीं आएगा तो फिर हम स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। बाकी आप लोगों का फीडबैक मेरे सुधार के लिए मुझे हमेशा से चाहिए रहता है, तो आप लोग जैसा होगा वैसा कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन और उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। तो मुगल साम्राज्य का पतन किस तरीके से हुआ था ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। उसके पश्चात मराठा साम्राज्य का उदय किस तरीके से हुआ था ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, अब हम लोग उत्तरवर्ती मुगल सम्राट यानी बेसिकली जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया उसके पश्चात देखेंगे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कहानी की तरह समझिए, ठीक है, क्योंकि जब आपको कहानी याद रहेगा ना तो आपको आंसर राइटिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी और प्रीलिम्स में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कॉमन सेंस लगा के कहीं ना कहीं से आंसर फाइंड कर लेंगे। तो समझिए कि सबसे पहले औरंगजेब को समझिए। ठीक है, औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे औरंगजेब के? 4 पुत्र थे। ठीक है, 4 पुत्रों में से जो बहादुर शाह था वो अपने तीनों भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह जो था वो तीनों भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह का जो नाम था वह मुअज्जम था, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद इसने अपने आप को बहादुर शाह कहा। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, और 1707 में बहादुर शाह जो है वो 1707 से लेकर 1712 तक ये गद्दी पर बैठा। उसके बाद 1712 से 1713 तक जहांदार शाह प्लस जुल्फिकार खां जो था वो कहीं ना कहीं वजीर था जहांदार शाह का। अभी आप लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह शासक बना था, उसके बाद जहांदार शाह बना था। क्वेश्चन आ सकता है कि जहांदार शाह का वजीर कौन था, तो जुल्फिकार खां था। ठीक है, फिर उसके बाद 1713 से लेके 1719 तक फर्रुखसियर ने शासन किया। किस तरीके से? तो सैयद बंधुओं ने इसकी हेल्प की थी। किसकी? फर्रुखसियर की। उसके बाद देखिए 1719 से 1720 एक साल तक रफी उर दरजात बना था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि जो फर्रुखसियर है उसे घृणित कायर की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि प्राप्त थी? फर्रुखसियर को घृणित कायर की। फिर उसके बाद देखिए रफी उर दौला। रफी उर दौला जो है वो बेसिकली उसका पुत्र कौन था? रफी उर दौला का रफी उर दौला का पुत्र था रोशन अख्तर, जिसकी उपाधि थी रंगीला। मतलब उपाधि इन द सेंस की बेसिकली रंगीला के नाम से उस टाइम पे फेमस थे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि बहुत अय्याश टाइप का ये व्यक्ति था। रोशन अख्तर जो था बहुत ही अय्याश टाइप का व्यक्ति था। बाद में शासक बनने के बाद ये जो है इसने अपने आप को क्या कहा? मोहम्मद शाह। ठीक है, होता है ना कि कुछ लोगों का नाम पहले कुछ और होता है, मान लीजिए कुछ वो लोग बन जाते हैं तो नाम बदल जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि गौतम बुद्ध का नाम जो था वो पहले क्या था? सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध हुआ। उसी तरीके से शासक भी यही काम करते थे। ठीक है, ये बहादुर शाह का पौत्र है। बहादुर शाह का पौत्र मतलब नाती। ठीक है, यानी बेटे का बेटा मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1748 से लेकर 1754 तक अहमद शाह, उधमबाई जावेद खां और इमाद इसका वजीर था, रूहेला नजीब, ये सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर शासन किया। शासन जो था वो अहमद शाह था। ठीक है, और किसके किसके हेल्प से कौन कौन क्या था यहाँ पर वो चीजें भी लिखी है। फिर उसके बाद देखिए 1754 से लेकर 1759 तक आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय था। याद रखिएगा, अली गौहर, इसे बेसिकली शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो माइंड मैपिंग है ना, ये इससे आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, बाकी हम लोग डिटेल्ड में भी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय ने शासन किया। शाह आलम द्वितीय का पुत्र, शाह आलम द्वितीय हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है,
फिर 1837 से लेकर 1862 तक बहादुर शाह जफर, जिसे कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है मुगल। ठीक है, मुगल बेसिकली 3 तरह के, एक तुरानी, फिर ईरानी, ईरानी वह जो ईरान या फारस से बिलोंग करते थे, फिर एक हिंदुस्तानी मुगल जो कि अफगान, राजपूत, मराठे, जाट अन्य के सहयोग से बेसिकली शासन किए थे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है तुरानी में कौन कौन थे। तुरानी बेसिकली होते थे सुन्नी मुस्लिम, और ईरानी जो होते थे वो सिया मुस्लिम। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि मुगल काल में उमरा क्या होता है, ठीक है, इस तरीके के जो टिप्पणी वाले जो शब्द है, बेसिकली स्पेसिफिक एक शब्द होता है जो पूछ देता है कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो याद रखिए उमरा का मतलब होता है 1000 प्लस मनसबदार, याद रखिएगा। सुन्नी मुस्लिम में देखिए उज़्बेक आते हैं, तैमूरी आते हैं, ताजिक आते हैं, तुर्क आते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तुरानी मुस्लिम क्या होता है और ईरानी मुस्लिम क्या होता है। अब देखिए जागीर। ठीक है, सबसे पहले देखिए खालसा क्या होता है। तो खालसा जो होता है वो गवर्नमेंट लैंड होता है। ठीक है, सरकारी भूमि को हम खालसा कहते हैं। फिर देखिए जागीर में 2 तरह के जो है वो आय हासिल की जाती थी। जैसे देखिए एक होता है जमा, दूसरा है हासिल। जमा अनुमानित आय होती थी, हासिल वसूली गई आय होती थी। याद रखिएगा, जमा जो है अनुमानित आय होती थी और जो हासिल है वो एक तरह से वसूली गई आय होती थी। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में कि महाल पैबाकी से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे। महाल पैबाकी से बेसिकली क्या होती थी, जागीरें बांटी जाती थी। यानी जागीर बांटने का एक तरीके से बोला जाए यह क्या होता था, माप होता था। देखिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम, जिसे मैंने बताया बाद में ये बहादुर शाह बनता है, बहादुर शाह बनता है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि काबुल में था, राजपूत राजाओं का समर्थन लेकर उसने अपने भाइयों को पराजित कर दिया और शाह आलम गद्दी पर बैठा। उसने सभी को प्रसन्न करने की कोशिश की। ठीक है, देखिए आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा। मैंने रफली ये आप लोगों के लिए ही ड्रॉ किया है जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को जो मैंने पहले पढ़ाया है वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर बहादुर शाह, मैंने बताया ना औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है उसने शासन किया, जिसका पहले का नाम था मुअज्जम। ठीक है, बहादुर शाह का पुत्र जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह थे। 4 पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के। ठीक है, अब इसमें से देखिए इसमें रफ़ी उस शान जो है उसके 2 पुत्र थे, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौलत। याद रखिएगा। तो उसके पश्चात रफ़ी उद दौलत का पुत्र रोशन अख्तर बना था। किसके पश्चात, सबसे पहले तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर के पश्चात रफ़ी उद दौलत। याद रखिएगा, रफ़ी उद दौलत के बाद रोशन अख्तर। याद रखिएगा, रोशन अख्तर जिसको कि रंगीला या फिर मोहम्मद शाह भी कहते हैं। मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह। याद रखिएगा, रोशन अख्तर का पुत्र अहमद शाह। और जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय। मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाया है, आलमगीर द्वितीय भी है, वो भी क्या करता है, शासन करता है। ये जहांदार शाह का पुत्र था आलमगीर द्वितीय। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद किसने शासन किया था, शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय को ही क्या कहते हैं, अली गौहर। ठीक है, फिर शाह आलम द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय शासन करता है। अकबर शाह द्वितीय का पुत्र है बहादुर शाह, जिसको कि जफर की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, बहादुर शाह जफर इसे को कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किस क्रम में शासन किया है इन लोगों ने। ठीक है, और कौन किसका पुत्र है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने रफली आप लोगों के लिए ड्राइंग रफली ड्रॉ किया है, तो इस वजह से इसमें हैंड राइटिंग थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, बट मैंने पढ़ के आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है, जो थ्योरी है बस उसको एक बार हम लोग
थोरोली पढ़ लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। जागीर संकट के बावजूद इसने खालसा भूमि से जागीरें बांटी। इतिहासकार इतिहासकार खाफी खां इतिहासकार खाफी खां ने इसी कारण से इसे साहे बेखबर कहा है। किसे कहा है साहे बेखबर, बताइए किसे साहे बेखबर कहा है? तो याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम जो है बेसिकली उसे कहा जाता है शाही बेखबर कहा जाता है। और याद रखिएगा कि शाही बेखबर का जो बेसिकली यह शाही बेखबर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये देखिए शाही बेखबर, ठीक है। तो शाही बेखबर इसे उपाधि दिया था खाफी खां ने, जो कि एक इतिहासकार था उस टाइम पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा है इसने गुरु गोविंद सिंह को भी एक बड़ा मनसब दिया। जोधपुर के अजीत सिंह और आमेर के शासक जय सिंह और उदयपुर के शासक अमर सिंह को अपना सहयोगी बना लिया। इन लोगों ने राजपूताना परिषद का गठन किया था। अब देखिए मुअज्जम ने मराठा सरदार शाहू को मुक्त कर दिया, जो औरंगजेब के समय से बंदी था। इसने शाहू को दक्कन से सरदेशमुखी महाराष्ट्र के बड़े जमींदार वसूलने में छूट दे दी। आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे सरदेशमुखी क्या होता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। फिर देखिए लिखा है कि बहादुर शाह की मृत्यु गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में हो गई थी। इतिहासकार सिडनी वेब के अनुसार ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। सिडनी वेब ने कहा कि बहादुर शाह जो है वह ऐसा अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अब देखिए लिखा है जहांदार शाह, तो इसने अपने वजीर जुल्फिकार खां को समस्त शक्तियां दे रखी थी। जुल्फिकार खां ने खालसा भूमि से जागीरें बांटे जाने पर रोक लगाई। वसूली के लिए इजारा प्रथा यानी ठेका प्रणाली को बढ़ावा मिला है। याद रखिएगा वसूली के लिए इजारा प्रणाली क्या होती है? ठेका प्रणाली, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है। अब देखिए लिखा है जयसिंह को मिर्जा की उपाधि और मालवा का सूबेदार बनाया गया। दक्कन में मराठों को चौथ, देखिए आ गया यहाँ पर चौथ यानी 25% हिस्सा देना, सरदेशमुखी यानी उपज का 10% हिस्सा देना, ठीक है। मैंने आपको बोला था आगे बढ़ाऊंगी सरदेशमुखी, देखिए यहीं पे आ गया, ठीक है। ये बेसिकली याद रखिएगा ये जो प्रथा थी चौथ और सरदेशमुखी ये मराठों ने शुरू किया था और ये मराठों में ही सबसे ज्यादा फेमस था। देखिए लिखा है फर्रुखसियर, इसको सत्ता सैयद बंधुओं ने दिलवाई थी। उसने सैयद बंधु हुसैन अली को साम्राज्य का सेनापति और अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया था। याद रखिएगा सैयद बंधु में दो लोग आते हैं, एक हुसैन अली एक अब्दुल्ला खान, ठीक है। तो हुसैन अली को क्या किया फर्रुखसियर ने अपना सेनापति बना लिया और अब्दुल्ला खान को वजीर बना लिया। फर्रुखसियर के शासन को 1719 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि वह सैयद बंधुओं से छुटकारा चाहता था और सैयद बंधु हुसैन अली मराठों के साथ मिलकर मुगल सम्राट पर दबाव बना रहे थे। हुसैन अली ने पेशवा बालाजी के साथ एक संधि कर ली। इसे अगले मुगल सम्राट रफी उल दरजात से मान्यता दिलवा दी। रफी उल दरजात है ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसके उपरांत कई छोटे छोटे साम्राज्य के लिए 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। देखिए लिखा है मोहम्मद शाह ने तुरानी मैंने बताया सुन्नी होते थे, ईरानी क्या होते थे? शिया होते थे। तो मोहम्मद शाह जो है जिसे कि रंगीला कहते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत अयाश था तो इसलिए इसे रंगीला कहते थे। तो मोहम्मद शाह ने तुरानी गुट के साथ मिलकर सैयद बंधुओं को समाप्त कर दिया। 1724 के आसपास मोहम्मद शाह के काल में बंगाल, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड जैसे स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। देखिए लिखा है कि 1739 में नादिर शाह ने इसके राज्य पर हमला किया। देखिए नादिर शाह के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि कोहिनूर का जो हीरा है वो इंडिया से कौन ले गया था? तो नादिर शाह ने, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए लिखा है नादिर शाह ने मुगल सम्राट से कश्मीर प्रांत में धट्टा का बंदरगाह और शाहजहां का मयूर सिंहासन और उसकी एक पुत्री का विवाह अपने पुत्र से करने को बाध्य किया। नादिर शाह जो कि दिल्ली में कत्लेआम मचाया था उसका विवरण सियार उल मुदखैरन
के लेखक गुलाम हुसैन ने प्रदान किया है। इसके उपरांत अहमद शाह गद्दी पर बैठ गया और इसके शासनकाल में राजमाता उधमबाई और उसके प्रेमी जावेद खां का दरबार पर प्रभुत्व रहा, जो मैंने आप लोगों को माइंड मैप में भी पढ़ाया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अहमद शाह को जो उसके वजीर इमाद के अहमद खां को जो कि उसके वजीर इमाद ने जेल में डलवा दिया और गद्दी पर जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को बिठा दिया। 1759 में इसकी भी हत्या कर दी गई। इसके पुत्र अली गौहर को 12 वर्षों तक रुहेलों ने वजीर इमाद के साथ मिलकर दिल्ली नहीं आने दिया और इसने पटना में स्वयं को क्या कर लिया, शासक घोषित करते हुए शाह आलम की उपाधि को धारण किया। अब देखिए लिखा है 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में जो है वो पराजित हो गया था। याद रखिएगा कि 1764 में अंग्रेजों से बक्सर की लड़ाई में यह पराजित हो गया था। कौन? शाह आलम। ठीक है। 1765 में यह कंपनी का पेंशनल बन गया, यानी कंपनी बेसिकली क्या करती थी, इसे पेंशन देती थी। देखिए लिखा है 1772 में इसे महादजी सिंधिया ने अपने सेनापति राणे खां की सहायता से दिल्ली पहुंचवाया। 1788 में रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने इसकी आंखें निकाल ली थी। 1803 में लॉर्ड वेलेजली ने लॉर्ड लेक को भेजकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सम्राट को पेंशन दे दी। लिखा है 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय शासक रहा था। इसने अपने पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था, किंतु वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल बहादुर शाह जफर सम्राट रहा। इसकी मृत्यु जो है वो रंगून में हुई थी। देखिए यहाँ से टॉपिक अलग है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। यूरोपीय व्यापार वाणिज्य, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं और जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, जो कि आपके CGPCS एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे आप लोगों के आंसर राइटिंग के लिए। पर मेंस के लिए जो ये चैनल है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ। तो जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो उन लोगों को आप लोग खुद से ही बोल दीजिए और अपने सारे आसपास के जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी सीरियस हैं, वो लोगों को आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।